कल मेरे साथ एक किस्सा हुआ था जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना है। कोरिंथियंस क्लब में पढ़ते पढ़ते एक सब्सक्राइबर आके मुझसे मिले, उन्होंने फोटो खींचा, बातें की और फिर वो थोड़े से डर गए। मैंने बोला कि भाई सब कुछ ठीक है, क्या हुआ? और उनके आंखों में एक आंसू था। उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत ही अच्छे हो। मैंने बोला थैंक यू भाई, आप भी बहुत अच्छे हो। अब इस टाइप के जो इंटरेक्शंस है वो मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं। लोग आके गले मिले हैं, रोने लग गए हैं, इसीलिए वो मेरे लिए इतना शॉकिंग नहीं था। पर उसके बाद इन सब्सक्राइबर ने जो बातें कही वो मेरे साथ बहुत डीपली रेजोनेट हुई। उन्होंने कहा कि भाई मैंने एग्जैक्टली 3 साल पहले आप ही के पोस्ट पे एक हेट कमेंट डाली थी। मुझे हेट कमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने उनको पूछा भाई कोई बात नहीं, कमेंट क्या थी? उन्होंने कहा कि 3 साल पहले मैं स्कूल में था और स्कूल में लोग मुझे अपने हाइट की वजह से चिढ़ाते थे। उस इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने वो इनसिक्योरिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की। मैंने आपके ऊपर आपके हाइट पे थोड़ा सा हेट डाला। मैं भी 5'6", 5'7" की हाइट का हूँ, तो मैंने बोला कि भाई तू तो बहुत शॉर्ट है, तू बहुत बटला है। उस टाइम पे मुझे उस कमेंट से कोई लेना देना नहीं था। फिर मैंने उनको पूछा कि इस बात को अब 3 साल हो गया, क्या आप अभी भी अपने हाइट को लेके इनसिक्योर हो? उन्होंने कहा हाँ, मुझे आज भी लोग बहुत चिढ़ाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल सा लॉजिक है, इस दुनिया में 2 टाइप की चीजें होती है, एक जो आपके कंट्रोल में होती है और एक जो आपके कंट्रोल के बाहर होती है। अब आपको जो चीज बॉदर कर रही है, आपको वो चीज पकड़ के उसको कैटेगराइज करना है। क्या ये एक ऐसी चीज है जो मैं बदल सकता हूँ, या इज दिस समथिंग आउट ऑफ माई कंट्रोल? हाइट जैसी चीज हम सब के कंट्रोल के बाहर होती है, वो जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एंड स्पेशली इंडियन जेनेटिक्स की अगर बात आई तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग वी कैन डू अदर देन एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। अगर ये सेम बंदा आके मुझे कहता कि भाई मैं ओवरवेट हूँ और उससे मैं बहुत अफेक्ट हो रहा हूँ, तो वो चीज आपके कंट्रोल में है, वो आप फुल्ली बदल सकते हो। पर हाइट जैसी चीज बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उसके बारे में सोचना ही एक वेस्ट ऑफ टाइम है। व्हाट यू कैन डू इंस्टेड, इफ यू कांट ग्रो टॉलर, ग्रो वाइडर। अपनी फिजिक बिल्ड करो, ऐसी चीजें करो जो आपके कंट्रोल में है। जब मैं स्कूल में था, मैं और आर्यन खन्ना पूरे ग्रेड में सबसे बटले लड़के थे। क्लास असेंबली में हम हमेशा लाइन के सबसे आगे खड़े होते थे और ये बात 8-9 सालों के लिए सेम थी। आर्यन आधा इंडियन है, आधा फिरंग है, इसीलिए उसने उन जेनेटिक्स का एडवांटेज लेके हुए मुझे हाइट में थोड़ा सा डोमिनेट किया और वो पीछे जाने लगा। मैं 10th ग्रेड तक लाइन के सबसे आगे था। और बुलीज की जो साइकोलॉजी होती है वो समझना बहुत जरूरी होता है। लोगों ने मुझे स्कूल में 2 चीजों के बारे में चिढ़ाने की कोशिश किया, हाइट और ब्रेसेस। ब्रेसेस दांतों के ऊपर लगते हैं। आपको इस चैनल के थ्रू पिछले 5-6 सालों में मेरे डेंटल सीन के बारे में पता ही है, ये स्कूल से चल रहा है। ब्रेसेस किसी भी टीनेजर को अच्छे नहीं दिखते। लोगों ने मुझे चिढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर मुझे स्कूल से बुली साइकोलॉजी समझ में आती थी। आई डिडंट केयर। और जब सामने वाले बंदे को दिखता है कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपको चिढ़ाना बंद कर देते हैं एंड दे लीव यू अलोन। और वो एक दूसरे ज्यादा कमजोर टारगेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बात याद रखना, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो और लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, वो आपको सिर्फ तब तक चिढ़ा सकते हैं जब तक आप उन्हें पावर दे रहे हो। अगर वो कमजोरी सेंस करते हैं, फिर आप उनके लिए टारगेट बन जाते हो। अगर आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल लीव यू अलोन। Preach. If you can't grow taller, grow wider. अवधूत, गुड मॉर्निंग। अब T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, बहुत खाली लग रहा है ना? ज्यादा YouTube देखना पड़ रहा है अभी। ऐसा लग रहा है लाइफ का पूरा पर्पस चला गया है। IPL आएगा कब स्टार्ट होगा? शायद नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। RCB एनी टाइम। आप सबके लिए खुश खबर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूरो के साथ फॉलो अप अपॉइंटमेंट है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, विद द होप्स कि 2 गोलियों में से न्यूरो फिजिशियन 1 गोली पूरी तरीके से हटाएंगे और शायद दूसरी वाली टेपर डाउन करेंगे। तो अपॉइंटमेंट बहुत ही अच्छी गई। 1 महीने के बाद मिलने की वजह से डॉक्टर को गेन्स वापस आते हुए दिखे, जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। एंड सेकेंडली, मेरे बिहेवियर की वजह से, मैं अकेले आने की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से उनको इन जनरल रिकवरी कैसे जा रही है इसका एक अंदाजा मिला। एक और कूल चीज मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 1 महीने के पहले उनके पास गया था, तो चेक दिस आउट, मैं अपने पैर बंद करके, आंखें बंद करके खड़ा नहीं हो सकता था। सारे इश्यूज इनर ईयर इश्यूज होने की वजह से बहुत सारे बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। तो जब आंखें बंद होती है तो बैलेंस सिस्टम को बैलेंस मेंटेन करना उतना ही मुश्किल बन जाता है। तो आंखें बंद करने के बाद एंड व्हेन आई जॉइंड माय फीट, मैं गिर जाता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है? रेगुलर रिहैब, एक पॉजिटिव माइंडसेट, इन सारी चीजों
चीजों की वजह से मैं अब एक पैर पे आंखें बंद करके खुद को बैलेंस कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी विन है, क्योंकि इससे डे टू डे लाइफ में चक्कर बहुत कम हुआ है। अभी भी 1% बचा है, पर एक महीने के मुकाबले ये बहुत ही अच्छा है। मैंने 2 वीडियोस पहले आप सबको अबंडेंस, ऑप्टिमिज्म, इन सारे चीजों के बारे में टॉक्स दिए थे। यही ऑप्टिमिज्म की वजह से एक महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकवरी मैंने किया। अब गोलियों की बात आती है, आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि उन्होंने सुबह की गोली पूरी तरीके से हटा दिया है। मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर, मैं जिस प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ एंड क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, मैं फिजिकली कैसे दिखता हूँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कंफर्म किया कि जो भी वाटर रिटेंशन था, जो भी एडिमा था, वो सारा मॉर्निंग मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से था। तो क्योंकि वो मेडिसिन अब हट गया है, आज से सिर्फ रात की गोली बचती है। नॉट ओनली दैट, वाटर रिटेंशन जैसे जैसे बॉडी से फ्लश आउट होगा, वैसे हम एक्चुअली कैसे दिखते हैं ये पता चलेगा। तो आज वेडनेसडे है, मैं संडे तक बॉडी को टाइम देने वाला हूँ। आई डू बिलीव कि 4 दिन काफी है, और अगले हफ्ते से हम एक्चुअली कैसे दिखते हैं ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। लेस वाटर रिटेंशन का मतलब फिजिक लीनर दिखेगी, पंप्स थोड़े से फ्रीकियर आएंगे, वैस्कुलरिटी बाहर निकल के आएगी। आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि जो कमबैक सीरीज के YouTube वीडियोस हैं उनके थंबनेल्स मुझे करंट फिजिक डालने चाहिए। अब इसमें मुझे आप सबका ओपिनियन चाहिए। मुझे करंट फिजिक वाले थंबनेल्स डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय एक चीज के कि अभी मैं जो फ्लेक्सेस कर सकता हूँ वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मैं इस मोमेंट पे 3 चीजें कर सकता हूँ, 1, 2 और 3। सिर्फ 3 ऑप्शंस होने की वजह से वैरायटी थोड़ी सी कम होती है। पहले जब श्रेडेड फिजिक थी, मसल मास बहुत था, तो हम टी शर्ट में ले सकते थे, स्ट्रिंगर में ले सकते थे, शर्टलेस ले सकते थे, और इन 3 कैटेगरीज में अलग अलग टाइप्स के पोजेस रख सकते थे, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और वैरायटी थोड़ी सी बढ़ जाती थी। इसके ऊपर आपका जो भी ओपिनियन है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स टू मी अ लॉट। या अगर आप एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हो तो आप एक दूसरे टाइप का भी आइडिया मुझे दे सकते हो। ऑफ कोर्स फिजिक ओरिएंटेड होना चाहिए, जिम के अंदर होना चाहिए, बट ब्रेनस्टॉर्म करो एंड लेट मी नो। क्योंकि मैं भी एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ। थंबनेल्स का मेन मोटिव क्या होता है? आपको वीडियो तक लाना। और अगर साकेत वीडियो में पुराने फ्लेक्सिंग फुटेज यूज करता तो वहाँ पर प्रॉब्लम था। वो बस थंबनेल पे यूज कर रहा है, और वो उसकी फिजिक है, उसने बनाई है, उसने मेहनत की है, तो वो कैसे भी यूज कर सकता है। तो आपको वो वीडियो पे ला रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। बॉस, आज क्या सुनना है? आज मजाक अनूप जैन। गाइस, पिछले 2-3 दिनों से हम अनूप जैन का फ्री पीआर कर रहे हैं। अब इसकी वजह से हमें कोलैबोरेशन चाहिए, बार्टर। हम फ्री पीआर करते हैं, हमारे साथ कोलैबोरेशन करो। स्वागत है आप सभी का इस कमबैक सीरीज के 10वें YouTube एपिसोड में। आज मैं एक आर्म वर्कआउट लगाने वाला हूँ। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए 1.5 महीना हो गया। आई एम हैप्पी टू से कि हर ट्रेनिंग सेशन के लिए वापस एक गोल है। आज का वर्कआउट मैं रोप पुश डाउन के साथ शुरू करने वाला हूँ। पिछले बार 30 kgs ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए किया था, तो आज मैं 35 करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल लैट पुल डाउन की तरह हम धीरे धीरे हाफ स्टैक के करीब आ रहे हैं। लेट्स गो, गुड रेप्स ओनली। Easy. Feeling like myself again. Come on. चलो. Not done yet. Partial. 40 सेकेंड्स। प्रोग्रेस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यूजुअली जब लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में बात करते हैं तो उनके पास एक फिक्स्ड रेप रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप्स के लिए वो 8 to 12 के बीच में प्रोग्रेस करेंगे। एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट, एज लॉन्ग एज आप मंथ आफ्टर मंथ आपके पर्टिकुलर रेप रेंज में स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। मेरे लिए प्रोग्रेस रेप रेंज नहीं बल्कि टाइम है। अब टाइम अंडर टेंशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्या टाइम अंडर टेंशन मसल ग्रोथ के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी वाली चीज है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर है। इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर सेट को फेलियर के कितना करीब पुश कर रहे हो।
हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो जो फेलियर का पॉइंट है वो आप 60 सेकंड्स पे भी कर सकते हो, 40 सेकंड्स पे कर सकते हो, 20 सेकंड्स पे भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने वो सेट फेलियर तक लिया है। मसल ग्रोथ के रिजल्ट्स काफी सिमिलर होंगे। तो फिर मैं टाइम अंडर टेंशन को इतना ज्यादा क्यों प्रीच करता हूँ? क्या मुझे ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं है? एम आई अ ब्रो लिफ्टर? बिल्कुल भी नहीं। 8-8.5 साल ट्रेनिंग करने की वजह से मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी मसल गेन ऑब्वियसली है, पर जॉइंट्स को सेफ रखते हुए, इंजरीज को दूर रखते हुए मसल ग्रोथ करना है। मैं ये ट्राइसेप पुश डाउन की मूवमेंट अगर 4 to 6 की रेप रेंज में करूंगा, हाँ फटीग बहुत रिड्यूस होगा, मैं जल्दी फेलियर तक पहुंचूंगा, पर उससे मेरा एल्बो जॉइंट इतना लोड लेने वाला है कि मुझे 1 महीने के बाद एल्बो पेन आने लगेगा। तो सस्टेनेबिलिटी की अगर बात की तो टाइम अंडर टेंशन ये एक ऐसी प्रोग्रेशन स्कीम है जो मुझे ईयर आफ्टर ईयर गेन्स बनाने में मदद करती है while staying safe. Good reps only. Easy. ये जो स्ट्रेच है पूरा नीचे जाना चाहिए। नॉट डन येट। क्लास। ओवरहेड एक्सटेंशन करते वक्त एक कॉमन गलती जो मैं ऑलमोस्ट हर जिम में देखता हूँ वो है पूरे तरीके से नीचे तक नहीं जाना। लोग यूजुअली रेंज ऑफ मोशन को 3/4 ही नीचे लेके जाते हैं और फिर वापस ऊपर आते हैं। 2 मेन रीजन। सबसे पहले ऑल द वे नीचे जाना, स्ट्रेच करना, ये मेंटली बहुत पेनफुल चीज होती है। सेकेंडली सिर्फ 3/4 नीचे जाने से आप ज्यादा वेट उठा पाते हो। क्या आपका गोल सबसे ज्यादा वेट उठाना है या क्या आपका गोल टारगेट मसल को फुल रेंज ऑफ मोशन पे लेके जाने से स्ट्रेंथ बिल्ड करना है? इस वर्कआउट के स्टार्टिंग से ये नाड़ा मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। कभी कभी जब नॉर्मल नॉट बांधने के बाद आप गलती से कुछ जुगाड़ करके एक और कर देते हो ना, तब ये निकलता नहीं है। अब सोचो मुझे 5x5 क्यूब सॉल्व करना आता है, पर ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये मुझे। मैं चैन से बैठ नहीं पा रहा जब तक ये सॉल्व नहीं होता, और किसी को हेल्प के लिए मांग भी नहीं सकते। बहुत ऑकवर्ड जगह है गाइस। मिल गया सोल्यूशन। थंबनेल ये डाल दूं थंबनेल। गुड रेप्स ओनली गाइस। बाइसेप्स की पहली मूवमेंट प्री चोकल। इजी। वाओ। क्लास। नॉट डन येट। एक और। गाइज सब कुछ धीरे धीरे वापस आ रहा है। अगली बार मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस करूंगा। यूजुअली ना पहली रैप कैसे जाती है इसके बाद ही मुझे पता चलता है कि पूरा सेट कैसे जाने वाला है। एंड आई एम हैप्पी टू से यार धीरे धीरे मुझे खुद के ओरिजिनल सेल्फ जैसे लगने लगा है। जिम के बाहर चिल, जिम के अंदर लॉक्ड इन, पर सेट्स के बीच में थोड़ी मस्ती चलती है। आई फील लाइक माई ओल्ड सेल्फ अगेन। और इसका क्रेडिट समवॉट ट्रेनिंग को भी जाता है। जब ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, जब आप रिहैब कर रहे होते हो, तो आपके अंदर इतनी स्टोर्ड एनर्जी होती है जिसके लिए आपको एक आउटलेट की जरूरत रहती है। पर वो आउटलेट ना होने की वजह से मर्दों को प्रॉब्लम होता है यार। इट्स लाइक अगर आपकी बैटरी है और वो फुल है और वो हफ्तों तक फुल रहती है, फिर वो ओवरफ्लो होना चालू होती है, एनर्जी लीक होना चालू होती है। इसीलिए एक फिजिकल आउटलेट मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई फील लाइक माई सेल्फ अगेन। ये एक बहुत अच्छी साइन है और मैंने ये वापस फील करने के लिए इतना ज्यादा इंतजार किया है यार। सोचो पिछले साल के मई से आई हैवंट फेल्ट दिस वे। इसीलिए जब मैं ऐसे बात करता हूँ तो इतनी सारी पैशन बाहर निकलती है। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा साल जाएगा। पिछले आर्म डे में मैंने 10 किलो डंबल के साथ कॉन्सेंट्रेशन कर्ल किया था। आज हम पहली बार 12.5 के साथ कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगाने वाले हैं। मेरे पीक में मैं 20 kg डंबल के साथ कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगाता था। इसका मतलब हाफवे पॉइंट हमने क्रॉस कर लिया, ऑलमोस्ट देयर। लेट्स गो गाइस। आज का लास्ट सेट। इजी, फुल स्ट्रेच, 1 सेकंड का होल्ड, स्लो इसेंट्रिक, रिपीट। इजी।
लेट्स गो, लास्ट सेट है, इसके बाद रेस्ट करना है। एक और, लास्ट सेट, बेस्ट सेट। लेट्स गो होम। कम ऑन, आ जाओ हेटर्स, मैं आपके स्टेरॉइड एक्विजिशंस बहुत मिस कर रहा हूँ, जल्दी ही डालो। यस, डेल्ट्स थोड़े से राउंड हो रहा है, चेस्ट जितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है उतना पोट अंदर जा रहा है, ढेरी कम हो रही है, थोड़ी ब्यूटी, राउंडनेस है ना वो वापस आ रही है। थंबनेल, इट्स कमिंग, नाइस, नॉट बैड एट ऑल। यस, ये बाइसेप विन, इतना इंतजार किया है इसका, मुझे वापस एक बिगिनर जैसे लग रहा है। जो एक्साइटमेंट बाइसेप वेन दिखने पर मिलती थी वो वापस आ गई है। एक और चीज गाइस, डॉक्टर ने मुझे स्पोर्ट्स खेलने के लिए कहा है। अभी मैं फिजियोथेरेपी के लिए हफ्ते में एक बार जा रहा हूँ और वहाँ पर मेरी फिजियोथेरेपिस्ट मुझसे बैलेंस एक्सरसाइजेस करवाती है। तो डॉक्टर ने ये बोला है कि यार जब आप जिम में ट्रेन करते हो तो सारे मूवमेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे दो फिक्स प्लेन्स में होते हैं। स्पोर्ट्स में जब आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो चीजें बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, तो आपको सडनली ऐसे ऐसे हिलना पड़ता है। तो वो बैलेंस सिस्टम के लिए और वेस्टिबुलर सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया टाइप की ट्रेनिंग है। तो डॉक्टर ने कहा है हफ्ते में कम से कम 3 बार आपको स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। तो अभी मैं और अवधूत मेरे सोसाइटी के क्लब हाउस में आए थे, जहाँ पर एक टेबल टेनिस टेबल भी है। पर ये देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और अवधूत यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं। प्लास्टिक या स्पंज बॉल से ना, यहाँ पर लाइट्स वगैरह है उसको सीन नहीं होगा, बट प्लास्टिक से भी नहीं होगा आई गेस, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, टप टप आवाज आता है बस। तो क्रिकेट खेलने के लिए एक्चुअली 2 ऑप्शंस है। ये क्लब हाउस पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है बास्केटबॉल कोर्ट। इशू ये है कि अभी समर होने की वजह से जैसे जिम खत्म होता है तो सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक धूप इतनी ज्यादा रहती है, और वो बैड काइंड ऑफ धूप रहती है। जो ओवरहेड दोपहर वाली गर्मी होती है वो आई डोंट थिंक हेल्थ के लिए इतना अच्छा है। मॉर्निंग सन इज ओके, इवनिंग सन इज ओके, पर दोपहर की जो गर्मी है वो आई डोंट थिंक इतनी अच्छी होती है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे इंडोर खेलेंगे तो धूप के बिना हम मस्त 1-2 घंटों के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं। अब अवधूत के लिए एक क्वेश्चन है, प्लास्टिक बॉल के लिए जो बैट लगती है वो स्पेसिफिक होती है, प्लास्टिक बैट से ही खेलना होता है या वुडन बैट से भी चल जाता दोनों है? से खेल सकते हैं guys, दोनों से खेल सकते हैं। जो प्लास्टिक के बैट होते हैं ना उससे स्पंज बॉल से, प्लास्टिक बॉल से और सिंगल टेनिस बॉल से खेल सकते हैं। लेकिन जो वुडन बैट होती है जो नॉर्मल हम यूज करते हैं उससे प्लास्टिक का बॉल ज्यादा हल्का हो जाता है और बैट थोड़ी हेवी हो जाती है। ओके, प्लास्टिक से खेल सकते हैं, प्लास्टिक से खेल सकते हैं। Yes. तो हम मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में क्रिकेट शॉपिंग करने के लिए डिकैथलॉन जा सकते हैं। डीकैथलॉन या डीमार्ट भी जा सकते अच्छा, हैं, डीमार्ट डीमार्ट में भी मिलता मिलते है हैं। ना? Yes. ठीक है, आई थिंक थोड़ी सस्ती भी मिलेगी। हाँ। इंडियन माइंडसेट। और एक और मेरी कंडीशन है, अगर हम क्रिकेट का सामान लेने वाले हैं तो स्टंप्स भी खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि जब स्टंप्स होते हैं उसके ऊपर बेल्स होते हैं तो बॉलिंग करने में इतना मजा आता है। मतलब मैं अवधूत को बोल्ड आउट करूंगा, सोचो क्या डोपामिन हिट मिलेगा। और मुझे एक और चीज अभी हिट हुई, अवधूत ने कहा ना कि हम डिकैथलॉन जा सकते हैं और डीमार्ट जा सकते हैं। गेस व्हाट, डीमार्ट जिम के सेम बिल्डिंग में है। हाँ, तो हम जिम एग्जैक्टली नेक्स्ट व्लॉग में चेस डे के बाद सीधा डीमार्ट में जाएंगे। पता नहीं डीमार्ट कितने बजे खुलता है, वो एक बार देखना पड़ेगा। अगर 9:30-10 बजे खुलता है तो 8 बजे खुलता है शायद, मोस्टली डीमार्ट 8 बजे खुलते हैं। तो फिर मॉल का सीन नहीं होना चाहिए। हाँ, मॉल का सीन नहीं होना चाहिए, तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे। पर इससे बढ़िया चीज़ क्या है, कितना कन्वीनियंट है, मज़ा आएगा। बाय।